नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। सियासत बहुत गरमाई हुई है, पारा चढ़ता जा रहा है चूंकि चुनाव आसन्न है। बात हम लोग 2024 के चुनाव की नहीं कर रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, लोगों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। हालांकि अभी उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, उस पर हम लोग अलग से डिटेल में बात करेंगे कि उसमें कहां कहां पेच फंसा हुआ है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव की और उपराष्ट्रपति चुनाव की, जिसे लेकर विपक्ष खासा आशान्वित है। वह इसलिए चूंकि विपक्ष के पास इस बार मतलब जब 2022 जुलाई और अगस्त में चुनाव होंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, तो उसके पास जो है भाजपा से ज्यादा वोट है। 51% वोट है इस समय विपक्ष के पास और भाजपा के पास 48% वोट है। जाहिर तौर पर स्थितियां 2017 की तरह नहीं है। 2017 में भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में भी थी, राजस्थान में भी थी, छत्तीसगढ़ में भी थी, झारखंड में भी थी। यह तमाम जगह जो है वो भाजपा थी। और जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जनसंख्या के आधार पर मतों का मूल्य होता है। और ये वो राज्य हैं जहां जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ के मतों का मूल्य भी ज्यादा है। और 2017 में 21 राज्यों में सरकार थी भाजपा की और अब 17 राज्यों में है। तो जाहिर तौर पर अंतर आया है और इस अंतर की वजह से नीतीश बाबू हो और या फिर जगन मोहन रेड्डी हो और या नवीन पटनायक हो, सबको मनाने की जरूरत भाजपा को पड़ेगी और पड़ी भी है। भाजपा उसमें लगी भी हुई है। और इधर जो विपक्ष है वो संयुक्त आप ये समझिए कि उम्मीदवार उतारने की कोशिश में लगा हुआ है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन उम्मीदवार रेस में है विपक्ष की तरफ से। कपिल सिब्बल का नाम आपने सुना ही है, उस पर हम लोगों ने एक अलग से स्टोरी भी की थी। और कपिल सिब्बल रेस में है। शरद पवार का भी नाम आ रहा है। केसीआर बाकायदे अभियान चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी कहा जा रहा है उन्हीं के लिए अभियान चला रहे हैं। टीएमसी का भी कोई कैंडिडेट होगा और संभवतः वो लोग शरद पवार पर राजी भी हो या कपिल सिब्बल पर भी राजी हो, जिस पर भी राजी हो। बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के तरफ से जो तमाम नाम चल रहे हैं उन नामों में कौन ज्यादा मुफीद होगा जिसको विपक्ष वोट करेगा, एक बात। दूसरी बात, क्या विपक्ष क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा? झारखंड से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। झारखंड में झामुमो ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है राज्यसभा का, जबकि दावेदारी कांग्रेस की बन रही थी। झामुमो की सरकार इस समय संकट में है और कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो समर्थन वापस ले और सरकार गिरा सके। हां, लेकिन केंद्र सरकार इस स्थिति में है। अच्छा, एक बार की मान भी लिया जाए कि झामुमो नहीं जाएगी, लेकिन अगर भाजपा किसी एसटी कैंडिडेट को उतारती है राष्ट्रपति चुनाव के, तब क्या प्रतिक्रिया होगी समूचे विपक्ष की? भाजपा जो है एक एसटी उतार दे और एक ओबीसी उतार दे। आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और जाति जनगणना की ठीक बात है, भाजपा के ऊपर यह आरोप है कि केंद्रीय स्तर पर वो इससे परहेज कर रही है। ठीक है, परहेज तो कर रही है, पर सवाल यह है कि अगर वो ये दोनों कैंडिडेट उतार देती है तो वो कौन दल है जो इसका विरोध करेगा? एसटी कैंडिडेट आने पर गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां तक कि महाराष्ट्र भी, ये किस तरीके से इस बात पर विरोध कर पाएंगे कि साहब हम जो है समर्थन नहीं करेंगे। मैं आपको स्ट्रेंथ बताता हूं वहां की कि आखिर में ये उम्मीदवार उतारने पर किस तरीके से, जहां कहा जा रहा है ना कि साहब यहां पर जो है ये लोग नहीं मानेंगे या वो लोग नहीं मानेंगे। सुनिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र,
लोकसभा की 4 और विधानसभा की 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। ऐसे में एनसीपी महाराष्ट्र में, ऐसे में एनसीपी शिवसेना के लिए एनडीए के आदिवासी उम्मीदवार का विरोध करना कठिन होगा। आप देखिए, झारखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 28 जो एसटी प्रभावित करते हैं। उड़ीसा में लोकसभा की 5 और विधानसभा की 28 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। यही हाल तेलंगाना में, तेलंगाना में संभवतः 19 सीटें हैं विधानसभा की। अगर आप जैसे गुजरात में देखिए, गुजरात में 27 सीटें रिजर्व हैं एसटी के लिए, और अगर आप टोटल देखें तो 14% आबादी गुजरात में एसटी की है, और ये तकरीबन 60 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। झारखंड में 28 सीटें एसटी की हैं। अब आप कल्पना करिए, मध्य प्रदेश में 84 सीटों पर एसटी वोटर निर्णायक भूमिका में है। यह हमने आपको पूरे आंकड़े बता दिए। अब आप कल्पना करिए कि राजस्थान हो या गुजरात जो जीतने की आशा रखते हैं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र जहां महाविकास आघाड़ी सरकार है, तो क्या वो इसका विरोध कर पाएंगे? ओबीसी पर आ जाइए आप, जाति जनगणना की बात करते हैं, और केसीआर की हमने बात करी थी कि कोई कुछ भी कवायद कर रहा हो, लेकिन जब भाजपा एसटी उम्मीदवार उतारेगी तो विपक्ष उसको ना नहीं कर पाएगा। ये जो परिस्थितियां हैं, और हमने आपको एक आंकड़ा बताया। और ओबीसी अगर उतारता है, भाजपा अगर किसी ओबीसी कैंडिडेट को उतार देती है, तो जो लोग जाति जनगणना की दुहाई दे रहे हैं और जो लोग अति दलित अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, वो कैसे हट पाएंगे और कैसे नकार पाएंगे? नहीं साहब, हम इनका नहीं, हम पवार साहब का समर्थन करेंगे या हम सिब्बल साहब का समर्थन करेंगे। वो लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो कम से कम इतना बड़ा जोखिम तो नहीं उठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा इसी फ्रंट पर खेलेगी, क्योंकि उसके लिए ये समस्या है कि उसके पास 2017 जैसी स्थिति नहीं है कि उसके पास तमाम वोट हों। तो इस हालात में अगर उसको विपक्ष का समर्थन चाहिए, विपक्ष में खास तौर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अगर ये माना जाए कि वो निर्णय कुछ और ले सकते हैं, निर्णय बदल सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि बिहार में उस तरह की स्थिति नहीं है, या आप ये कहिए कि बिहार में एसटी पॉपुलेशन जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब, वो उस तरह से नहीं है जो इतनी डिसेसिव हो। लेकिन झारखंड, लेकिन महाराष्ट्र, लेकिन गुजरात, यहाँ जो स्थितियां, आप आंध्रा चले आइए जहां के लिए भाजपा लगी हुई है कि जगन मोहन रेड्डी साथ आ जाए, और फिर उड़ीसा आई है। तो ऐसी स्थिति में लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा इस पर बड़ा दांव खेलेगी, और उसमें महिला भी हो और एसटी भी हो, फिर तो सोने पे सुहागा है। और उसका विरोध मुझे नहीं लगता है कि तब विपक्ष कर पाएगा, क्योंकि बात सिर्फ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव की नहीं रहेगी। फिर मसला गुजरात में चुनाव का है, अगले साल चुनाव होना है, महाराष्ट्र 2024 में लोकसभा का चुनाव होना, उससे पहले विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे गुजरात में होगा। फिर 2023 में आप देखिए तो 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पर होने हैं। फिर उसके बाद में इधर लोकसभा के चुनाव होगा, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र में चुनाव होगा, संभवतः उसी के आसपास उड़ीसा में भी चुनाव होगा। तो जो ये परिस्थितियां हैं, ये बता रही हैं कि भाजपा इस दांव को चलेगी, तो मुझे लगता है कि ये सब सदमे में आ जाएंगे, और जो विपक्षी एकता की का गुड़ा भाग है, वो गुड़ा भाग सारा फेल हो जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि होता क्या है, लेकिन बड़ी संभावना इसी की दिखाई दे रही है, क्योंकि ये माना जाता है कि हो सकता है आप नवीन पटनायक से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन नवीन पटनायक के मन का उम्मीदवार अगर विपक्ष ने उतार दिया तो उसमें सबसे बड़ी संभावना यही है कि एसटी उम्मीदवार को भाजपा उतारे, और एसटी उम्मीदवार उतरने के बाद चाहे जगन मोहन रेड्डी हो और चाहे
नवीन पटनायक हो, यहां तक कि मुझे लगता है केसीआर भी विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भाजपा एसटी कैंडिडेट उतारेगी तो जाहिर तौर पर वो पूरा गुड़ा भाग निकाल के आएगा। और विपक्ष में अभी उस तरह का कोई चेहरा तो मेरे हिसाब से नहीं, आपको अगर कोई दिख रहा हो तो जरूर बताइएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो दावेदारी होगी उसका विरोध उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन इलाकों में तो नहीं होगा, क्योंकि तेलंगाना में भी 2023 में चुनाव होने हैं और भाजपा वहां अपना स्टेक बड़ा लगाई हुई है और केसीआर उसे दोबारा जीतना चाहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो दाव चलेगी, भाजपा अगर वो इस पर आती है, इस तरह का कोई निर्णय लेती है, इसमें संभावना बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। जो अभी तक खबरें तैर रही हैं, हालांकि जो खबरें होती हैं वो गलत ही होती हैं अगर भाजपा को लेकर कोई प्रेडिक्शन हो, लेकिन जो मतों का अंतर है 48.9 भाजपा के पास है और 51.1 विपक्ष के पास है, तो ऐसी स्थिति में बहुमत में आने के लिए ये जो दांव होगा वही मुझे लगता है सबसे सटीक होगा। इसीलिए संभावना इसी की है कि यही दांव भाजपा चलने वाली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सुझाव जरूर साझा कीजिए।